पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट से कांग्रेस के गठबंधन पर पार्टी के ही वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने सवाल उठा दिए हैं। आनंद शर्मा ने ट्वीट किया कि सांप्रदायिकता के खिलाफ कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती है, हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। साथ ही आनंद शर्मा ने इस गठबंधन को लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी पर भी सवाल उठाए और कहा कि उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में इंडियन सेकुलर फ्रंट से गठबंधन पर आनंद शर्मा के हमले के बाद बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो आला कमान की जानकारी में है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, वाम दलों और इंडियन सेकुलर फ्रंट ने चुनावी गठबंधन किया है। What I am doing, everybody is being communicated to my higher command. Is the CWC aware of it, sir? My leadership has been Committee aware of it? आनंद शर्मा के सवालों से नाराज अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लेफ्ट मोर्चों को सांप्रदायिक कहने के पीछे आपका मकसद बीजेपी के एजेंडा का ध्रुवीकरण है। अधीर रंजन ने यह भी कहा कि जो लोग पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं वो 5 राज्यों में प्रचार करें, न कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बयान दें। उनके निशाने पर गुलाम नबी आजाद भी रहे। बिना नाम लिए अधीर रंजन ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेसियों का एक गुट सिर्फ अपने फायदे के लिए मौका तलाशना बंद करे और प्रधानमंत्री की तारीफ कर वक्त जाया न करे। बंगाल में गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर मचे घमासान पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा। बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी बता दिया। उन्होंने कहा कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस ऐसे गठबंधन कर रही है, लेकिन बेमेल गठबंधन ज्यादा दिन टिकते नहीं हैं। केरल में सीपीएम को गाली देकर आता है, वो बंगाल आता है तो सीपीएम के नेताओं के साथ गले में हाथ डालता है और सीपीएम की प्रशंसा करता है। तो क्या आइडियोलॉजी है? आज मेरा ख्याल है कि कांग्रेस के नेता भी कंफ्यूज हैं और कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है और समझ में नहीं आता कि कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है, क्या उनकी आइडियोलॉजी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ममता बनर्जी के साथ आ गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि जनता का काम छोड़कर केंद्र सरकार चुनाव लड़ने में व्यस्त है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल दौरे पर हैं। वो मालदा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी की रणनीति के नजरिए से योगी की रैली अहम मानी जा रही है। मालदा में करीब 50% मुस्लिम आबादी है। यहाँ योगी एक रोड शो करेंगे। मालदा बांग्लादेश से सटा इलाका है। यहाँ घुसपैठ और रिफ्यूजी समस्या जबरदस्त है। जिले में आधी आबादी मुस्लिमों की है और सबसे अहम यह है कि 2019 में बीजेपी ने मालदा उत्तर लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी वैष्णव नगर सीट से जीती थी। बीजेपी को लगता है कि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से बीजेपी अपने मिशन बंगाल में कामयाब हो पाएगी। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में 85 साल की बुजुर्ग महिला पर हमले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी और पार्टी सांसद अर्जुन सिंह पीड़ित महिला से मिलने पहुंचे और हालचाल जाना। परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि बंगाल में कानून का राज बिल्कुल खत्म हो गया है, अब यहाँ जंगल राज है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में जेपी नड्डा भैरव सिंह शेखावत सभागार का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जेपी नड्डा के जयपुर दौरे को लेकर बीजेपी ने कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें अपना प्रधान सलाहकार बनाया है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी से चुनाव के लिए रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रशांत किशोर को कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रधान सलाहकार बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं।
तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने छात्र छात्राओं से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी एक युवा छात्र के साथ पुशअप लगाते हुए नजर आए। दरअसल राहुल गांधी ने एक छात्र के साथ जापानी मार्शल आर्ट आइकिडो परफॉर्म किया। इसके बाद एक छात्र ने राहुल गांधी से पुशअप करने के लिए अपील की तो उन्होंने मंच पर ही पुशअप लगाए। असम के चुनावी रण में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई है। आज प्रियंका गांधी के असम के दौरे का दूसरा दिन है। कल प्रियंका गांधी ने प्रदेश दौरे की शुरुआत कामाख्या मंदिर में दर्शन के साथ की। इसके बाद उन्होंने असम के लखीमपुर में लोगों से मुलाकात की। लखीमपुर में ही प्रियंका गांधी ने आदिवासी लड़कियों के साथ डांस भी किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान पर एक महिला ने छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। महिला ने आप विधायक के खिलाफ जाफराबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक नगर निगम के उपचुनाव के दौरान जाफराबाद इलाके में विधायक अब्दुल रहमान की महिला से बहस हुई थी, जिसके बाद महिला की ओर से विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत उत्तराखंड के रुद्रपुर में आयोजित किसान महापंचायत में पहुंचे। यहां राकेश टिकैत ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर किसान आंदोलन में शामिल होने की अपील की। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर वो जल्द ही पश्चिम बंगाल का भी दौरा करेंगे। हरियाणा के रोहतक में फसल पर ट्रैक्टर चला रहे किसानों को रोकने के लिए किसान नेता ट्रैक्टर के सामने ही लेट गए। इस दौरान किसानों ने नेताओं को हटाने की भी कोशिश की। किसान नेताओं ने किसी तरह किसानों को समझाकर उन्हें फसल बर्बाद करने से रोका। किसानों ने कहा कि वो फसल जला देंगे, लेकिन अपनी फसल सरकार को नहीं बेचेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले राकेश टिकैत ने किसानों से ऐसा करने की अपील की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बात वापस ले ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कोरोना का टीका लगवाएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली में तो रविशंकर प्रसाद पटना में टीका लगवाएंगे। मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर में टीका लगवाएंगे। इसी तरह प्रकाश जावड़ेकर पुणे में टीका लगवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी आज कोरोना का टीका लगेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इंतजाम किया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को भी टीका लगाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पर ही होगा। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। दूसरे चरण के पहले दिन कल देश भर में 23 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। इस चरण में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने कोरोना का टीका लगवाया। टीकाकरण करवाने वाले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा समेत कई नेता शामिल रहे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चेन्नई में अस्पताल पहुंचकर कोरोना की वैक्सीन लगवाई। कोरोना संकट के बीच चीन की बड़ी चोरी पकड़ी गई है। दुनिया भर में कोरोना फैलाने वाले चीन ने भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की, जिसका मकसद भारत में कोरोना वैक्सीन की चेन को बाधित करना बताया जा रहा है। हैकिंग की ये कोशिश चीन समर्थक हैकर्स के एक ग्रुप ने की, जिसने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को निशाना बनाया। हैकर्स ने इन दोनों कंपनियों की आईटी सिक्योरिटी में सेंध लगाने की कोशिश की। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 6,397 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना संक्रमण से 30 लोगों की मौत हो गई। हालांकि ये मामले पिछले 4 दिनों में कोरोना के केस से कम रहे, जब 8,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। फिलहाल महाराष्ट्र में कोरोना के 77,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। इसका आयोजन 2 से 4 मार्च के बीच डिजिटल माध्यम से होगा।
टूल किट मामले में आरोपी मुंबई की वकील निकिता जैकब ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की है। अदालत आज निकिता जैकब की याचिका पर सुनवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दिशा रवि के साथ ही निकिता जैकब और इंजीनियर शांतनु मुलुक को भी आरोपी बनाया है। महाराष्ट्र के अकोला में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान की एक मॉक ड्रिल की गई। एक जगह भारी संख्या में कमांडो नजर आए। बस स्टैंड पर अचानक सभी कमांडो एक्शन में दिखे। उन्होंने एक बस को घेर कर ऑपरेशन चलाया। दरअसल ये एक मॉक ड्रिल का हिस्सा था। अकोला पुलिस ने इस मॉक ड्रिल के जरिए अपनी तैयारियों का जायजा लिया। आसनसोल में एक सड़क हादसे के बाद जबरदस्त हिंसा हुई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी है। इससे नाराज स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। कई बाइक तोड़ डाली गई। मौके पर पुलिस पहुंची तो वो भी भीड़ के गुस्से का शिकार हो गए। लोगों ने पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ डाला। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई की कार भी हादसे का शिकार हो गई। गनीमत ये रही कि वो बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने जलती चिता से एक महिला का शव निकलवाया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस के मुताबिक महिला के घर वालों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को ससुराल पक्ष के लोगों ने मार डाला और आनन फानन में शव को जला रहे हैं। मामला थाना कुतुब शेर का है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और ससुराल पक्ष से पूछताछ कर रही है। यूपी के झांसी में एक लड़की ने एक कार चालक को जमकर पीटा। मामला नवाबाद थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि लड़की अपनी मां के साथ एसएसपी कार्यालय जा रही थी, मगर रास्ते में कार ने लड़की की मां को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद लड़की का ड्राइवर से विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि लड़की ने सरेआम ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया। ड्राइवर की पिटाई शुरू हुई तो लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। यूपी के मिर्जापुर में देहात कोतवाली थाना इंचार्ज और बीट इंचार्ज को एसपी ने निलंबित कर दिया है। दोनों पर लापरवाही बरतने का आरोप है। बताया जा रहा है कि 27 फरवरी को यहां जहरीली शराब पीने से 2 लोग बीमार हुए थे, जिनकी मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच एसडीएम की अगुवाई में बनाई गई टीम कर रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर में मध्य रेलवे के सोलापुर विभाग से चलने वाली बेंगलोर अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन में लूटपाट की गई। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने यात्रियों को जमकर पीटा और करीब 50 तोला सोना लूटकर फरार हो गए। यात्रियों ने सोलापुर लोहमार्ग थाने में मामला दर्ज कराया है। पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस लग गई है। सहारनपुर के कुतुब शेर क्षेत्र में संदिग्ध हालत में एक शख्स का शव पंखे से लटकता मिला। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में मामला खुदकुशी का लग रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने बच्चे और पत्नी के साथ रहता था। पत्नी जब बच्चे को स्कूल से छोड़कर वापस आई तो उसने अपने पति को पंखे से लटका पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की तफ्तीश में लग गई है। खरगोन में पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा किया है। बता दें कि 22 फरवरी को एक किसान की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए कहा कि हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई थी। पुलिस ने हत्या करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की तफ्तीश में लग गई है। बिहार के कटिहार में एक बैंक मैनेजर के घर चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की। बताया जा रहा है कि थाना कुर्सेला में बैंक मैनेजर का घर था। जब बैंक मैनेजर अपने परिवार के साथ भागलपुर गए थे तभी चोरों ने घर पर धावा बोला। बताया जा रहा है कि घर से चोरों ने करीब 2 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना, 1 लाख रुपए कैश के साथ घर के बहुत सारे कीमती सामान उड़ा ले गए। पुलिस अब चोरों की तलाश में जुट गई है।